इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो चैप्टर है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो पार्ट में। अच्छे से सुनना मेरी बात ध्यान से। हाँ, चैप्टर का भूमिका बहुत अच्छे से समझो। भूमि को समझ पाओ या नहीं पाओ, चैप्टर की भूमिका को अच्छे से समझो। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान, एएस बेस्ड, जहां मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में जो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के लिए रूल्स दिए गए हैं, वो रूल्स की बातें करूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड पोर्शन है जहां पे हम लोग सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हमारे सिलेबस में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना किस तरीके से है फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, वो हमारे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सारी ज्ञान मैं आपको दूंगा। सेकंड पार्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने जाएंगे फॉर सिक्योरिटीज, दो टाइप का सिक्योरिटीज के लिए, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। तो ये दो हम लोग पार्ट इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने जाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग का बेसिक समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पोर्शन जो हम कवर करेंगे, मैं चलता हूं चैप्टर्स की समरी बुक में। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के लिए क्या बोला गया। सबसे पहले बोला गया इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स। बोला गया इन्वेस्टमेंट्स वो एसेट्स है जो हम होल्ड करते हैं फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटिटी। यानी जो एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है, जो एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो इस एसेट को होल्ड कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो इस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट कमाए, डिविडेंड कमाए, रेंटल कमाए, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाए। जब आपका किसी एसेट में ये ऑब्जेक्टिव होता है तो उस एसेट को हम आपका इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने ना बैंक के फिक्स डिपॉजिट में 1 करोड़ रुपए जमा करा रखे हैं। क्यों जमा करा रखे हैं सर? यार ये 1 करोड़ रुपए के ऊपर बैंक मेरे को ना सालाना 7% का इंटरेस्ट देता है, तो 7 लाख रुपए की इंटरेस्ट की कमाई हो जाती है इस पैसे पर, इसके लिए मैं ये पैसा लगा रखा हूं। तो ये एक ऐसा एसेट है, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा एसेट है जो आप होल्ड कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट इनकम। इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, क्यों परचेज कर रखे हैं सर? शेयर मार्केट में शेयर का दाम बढ़ेगा तो मैं उसको बेचूंगा तो प्रॉफिट कमाऊंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइम टू टाइम डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर को, तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा हूं उसके शेयर में तो मुझे भी ये डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कमाने के लिए मैंने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, इनको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। मैंने कलकत्ता के न्यू टाउन एरिया में, राजरहाट एरिया में एक बिल्डिंग परचेज कर ली है, एक लैंड परचेज कर लिया है। क्यों परचेज किया है सर? आप वहां पे अपनी ऑफिस बनाओगे नवीन क्लासेस की? नहीं, मैंने परचेज कर लिया क्योंकि राजरहाट में प्रॉपर्टी के दाम अभी कम है और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ न्यू टाउन राजरहाट में डेवलपमेंट होगा, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, तो 2, 3, 4 साल में इस प्रॉपर्टी को रखूंगा और उसके बाद अच्छे दाम में इस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मैं ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। मैं किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हूं, वहां मेरी हिस्सेदारी है, मैंने पैसे लगा रखे जिससे मेरे को प्रॉफिट का शेयर मिलता है। ये जो मैंने पार्टनरशिप फर्म में पैसे लगा रखे हैं, ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, जहां मुझे यानी इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है जब वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म धंधा करके प्रॉफिट कमाता है। तो ये इंटरेस्ट कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए, रेंटल्स कमाने के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन या अदर सिमिलर बेनिफिट्स के लिए अगर मैं कोई एसेट होल्ड करता हूं तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे बोला जाता है AS 13। नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, जिससे पूरे इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग गवर्न होती है। तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो AS 13 हमें सिखाएगा।
एग्जाम्पल अगर बोलूं इन्वेस्टमेंट के, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस, ये सारे के सारे एसेट्स में जो होल्ड कर रहा हूं, ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहां मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे उससे कमाना है डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए जो भी एसेट मेरे पास है वो मेरा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मैं म्यूचुअल फंड में हर महीने मान लो 50,000 रुपए की एसआईपी करता हूं। क्यों एसआईपी करते हो सर? ये एसआईपी से मैं 50,000 करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है, जो स्कीम का एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, वो जब बढ़ता है तो मुझे उससे फायदा होता है, मैं उस पर रिटर्न्स कमाता हूं। म्यूचुअल फंड्स मुझे टाइम टू टाइम डिविडेंड्स वगैरह पेमेंट करता है, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है ताकि मैं रिटर्न्स कमा सकूं। ये इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो कोई भी एसेट जब आप इस पर्पस के लिए होल्ड करते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब बहुत सारे टाइप के एसेट होते हैं, जैसे कुछ एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी होते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होने के लिए एसेट में कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? उसको आपने बिजनेस में हेल्ड कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन द बिजनेस। जब कोई एसेट को धंधे में यूज करने के लिए रखते हैं तो उसको पीपी बोलते हैं, अगर वो टेंजिबल है। अगर वो इनटेंजिबल है तो उसे इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। सर स्टॉक भी तो एक एसेट होता है। स्टॉक वो एसेट होता है जिसको हमने धंधे में रख रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसको बेच के हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री है, वो आपके लिए स्टॉक है। तो अलग अलग एसेट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग रीजन ऑफ होल्डिंग दी एसेट होता है। तो जो एसेट आप होल्ड करते हो फॉर दी पर्पस ऑफ अर्निंग दिस टाइप ऑफ इनकम, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हमें सिखाता है। अब इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग अगर किसी को सीखनी है तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में टोटल 4 मेन पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला, जब आप इन्वेस्टमेंट्स परचेज करोगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? परचेज करोगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी? दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स पर जब आपको इंटरेस्ट डिविडेंड्स वगैरह मिलेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इंटरेस्ट डिविडेंड जब रिसीव होंगे उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तीसरा, इन्वेस्टमेंट जब आप ईयर एंड पे आपके पास पड़ा रहेगा तो बैलेंस शीट डेट में इन्वेस्टमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे? उसकी कैरिंग अमाउंट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कैरिंग अमाउंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? जिस वैल्यू पे वो मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा। और चौथा, इन्वेस्टमेंट को अगर हम सेल करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? ये 4 चीज मेजरली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिखाता है ताकि आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग अच्छे से कर सको। परचेज किया तब क्या, इंटरेस्ट डिविडेंड मिला तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, बैलेंस शीट डेट पर मैं इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे मेजर करूंगा, एंड नंबर 4, इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। ये चारों बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपके लिए कवर करता है। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात, सर इन्वेस्टमेंट जब हम परचेज करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया है तो उसको जब आप इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, आप उसको हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। किस पर रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो उस इन्वेस्टमेंट परचेज का मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा और वो कॉस्ट के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट्स को अपने बुक्स में एसेट बोल के रिकॉर्ड कर लूंगा। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, एसेट हमारे पास आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और जो आपने उसके लिए पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे कौन सी वैल्यू पर? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट को उसकी कॉस्ट पर। तो क्वेश्चन अराइजेस, जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया मैं उसको अपने बुक्स में कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो एएस 13 बोलता है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले देखना है उसका परचेज प्राइस कितने दाम में आपने उस इन्वेस्टमेंट को खरीदा, प्लस अगर कोई खर्चा लग रहा है उस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, जैसे कोई परचेज के ऊपर ब्रोकरेज वगैरह लग रहा है, कोई कमीशन वगैरह लग रहा है, कोई स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लग रहा है, कोई लीगल चार्जेस लग रहा है, ये स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, लीगल चार्जेस, कोई ब्रोकरेज वगैरह लग रहा है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है, तो ये जितने खर्चे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करने के लिए वो सारे खर्चे हम ऐड करेंगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट का टोटल कॉस्ट आ जाएगा।
मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर परचेज किया, मार्केट में दाम चल रहा है 2200, मैंने 2200 में सौदा बुक कर दिया, मैंने 2200 में शेयर खरीदा। जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो ये एक शेयर 2200 रुपया का मैंने खरीदा, इसके ऊपर 5 रुपए के और खर्चे लगे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा, थोड़ा सा स्टैंप ड्यूटी वगैरह, मान लो जो भी खर्चा है, ब्रोकरेज वगैरह लगा, ये टोटल मिला के 2200 रुपया प्लस 5 रुपीज, 2205 रुपीज जो मेरा टोटल खर्चा लगा इन्वेस्टमेंट अक्वायर करने में, यही मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है। और इसी कॉस्ट पर मैं ये जर्नल एंट्री पास करूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैं जर्नल एंट्री पास करके इन्वेस्टमेंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। तो सबसे पहली बात बताई गई, जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट पे, कॉस्ट होगा परचेज प्राइस प्लस जो खर्चा लगा है उस इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने के लिए, एसटीटी, लीगल फीस, जो भी खर्चा लगा है वो सारा खर्चा ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जिसके लिए हम ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। सर कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज तो किया है बट कैश कंसीडरेशन में नहीं, ये तो नॉर्मली सर तब होगा जब आपने कैश देकर इन्वेस्टमेंट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कभी कभी हो सकता है हम बार्टर में इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रहे हो, मैंने सामने वाले को कोई एसेट दिया और उससे इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लिया, उससे शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए किसी कंपनी से। तो अगर सर मैं कैश कंसिडरेशन में परचेज ना करूं बट मैं इन्वेस्टमेंट अक्वायर करूं बाय इशूइंग शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ माय कंपनी और बाय एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स, तो सर फिर कॉस्ट कैसे निकालूं? से फॉर एग्जांपल हेमंत है हमारे साथ, हेमंत रुक ही नहीं रहा है, हेमंत चैट पे चैट लिखे जा रहा है, मैं पूछ भी नहीं रहा हूं तो भी लिख रहा है, कितना अच्छा बच्चा है, देखो तुम सबकी हेल्प कर रहा है डिस्टर्ब करके, कोई बात नहीं। तो मान लो हेमंत है, हेमंत के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर है, 100 शेयर की से फॉर एग्जांपल आज के दिन टोटल वैल्यू है 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपए। मेरे पास ना से फॉर एग्जांपल एक बाइक है, बाइक, हेमंत ने बोला यार अविनाश भी आपका ये बाइक अच्छा लग रहा है, मैं बोला हेमंत तू ले ले, मैं तो आजकल चलाता नहीं हूं, ये बाइक बेचारी संभाल नहीं पा रही है मुझे, मैं तो आजकल फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूं, से फॉर एग्जांपल, मजाक है हाँ, कुछ भी सीरियसली मत लेना, अविनाश भैया कोई फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर में नहीं घूमते हैं। तो अविनाश भैया ने बोला ये यामाहा की बाइक मेरे पास है, ये यामाहा की बाइक मैं तेरे को दे दूंगा। हेमंत बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बोला तेरे पास रिलायंस का शेयर है ना, वो 100 शेयर मुझे दे दे। हेमंत राजी हो गया, बोला ठीक है अविनाश भैया ये 100 शेयर रिलायंस का मैं आपको दूंगा, आप मेरे को यामाहा की बाइक दीजिए। अब मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, मैंने रिलायंस का शेयर हेमंत से खरीदा, तो ये रिलायंस का शेयर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, और उसको क्या दिया, उसको मैंने दे दिया यामाहा की बाइक। तो एक एसेट देकर मैंने एक एसेट परचेज किया है हेमंत से, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स। यही मान लो मैं अविनाश संचेती नहीं होके मैं केपी लिमिटेड होता, केपी लिमिटेड एक कंपनी है, हेमंत एक पर्सन है, हेमंत बोल रहा है केपी लिमिटेड हम आपको ये इन्वेस्टमेंट्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचना चाहते हैं। केपी लिमिटेड बोल रहा है ठीक है हम ये शेयर्स खरीदने के लिए राजी हैं बट हम कैश नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कैश नहीं है। तो बोला कंसिडरेशन में क्या दोगे? बोला हमारी कंपनी के शेयर्स हम आपको इश्यू करेंगे, डिबेंचर्स हम आपको इश्यू करेंगे, तो आप मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स दे दीजिए विच आई विल होल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशूड। तो हम लोग कंपनी शेयर सिक्योरिटीज इशू कर रही है और उसके अगेंस्ट सामने वाले से इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने के कई तरीके से हो सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया कैश देकर, एक इन्वेस्टमेंट आपने परचेज कोई एसेट देकर, एक इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया शेयर सिक्योरिटीज इशू करके, कई तरीके से परचेज कर सकते हो। कैश में परचेज किया तो कॉस्ट कैसे निकलेगा बता दिया। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा उसका कॉस्ट होगा, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिवन अप, जो आपने एसेट दिया उसका आज का फेयर वैल्यू। नॉर्मली कॉस्ट क्या होता है? जो कंसीडरेशन आपने दिया। अगर आपने यामाहा की बाइक दी है तो यामाहा की बाइक की आज फेयर वैल्यू क्या है? वो यामाहा की बाइक की फेयर वैल्यू ही इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो जाएगा। कि मैंने यामाहा की बाइक से फॉर एग्जांपल 2,30,000 की आज के दिन की बाइक है, मैंने 2,30,000 की यामाहा की बाइक दी और 100 शेयर खरीदे हेमंत से, तो ये 100 शेयर का कॉस्ट हो जाएगा 2,30,000। सर मान लो बाइक का फेयर वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर बाइक का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस जो आपने रिलायंस का शेयर्स खरीदा उसका फेयर वैल्यू ही उसका कॉस्ट मान लेना। मान लो मुझे नहीं पता बाइक की आज फेयर वैल्यू इस कंडीशन में क्या है, मैंने जो हेमंत से रिलायंस का शेयर खरीदा वो आज 2,200 रुपए का है 100 शेयर, तो 2,20,000 शेयर का फेयर वैल्यू आज के दिन, इसी को मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कॉस्ट मान लूंगा। यही मैं मान लूंगा कि जो मैंने हेमंत को बाइक दी है उसकी फेयर वैल्यू है।
तो अगर मैं एसेट एक्सचेंज करके इन्वेस्टमेंट खरीदता हूं तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, जो दिया उसका फेयर वैल्यू। इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज नॉट अवेलेबल देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर्ड। सबसे पहले देखो जो दिया उसका फेयर वैल्यू क्या है, वो अगर नहीं अवेलेबल है तो जो मिला उसका फेयर वैल्यू क्या है वही आपका कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो यहां पे हम हमेशा जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो फेयर वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप शेयर सिक्योरिटीज इश्यू करके इन्वेस्टमेंट अक्वायर कर रहे हो तो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, दिया क्या, शेयर सिक्योरिटी, तो इस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा जो शेयर सिक्योरिटी दिया उसका फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर सिक्योरिटी आपके पास है तो वही इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है। अगर वो नहीं है आपके पास तो जो इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया उसका फेयर वैल्यू ही इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट माना जाएगा। तो यहां पे द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर सिक्योरिटीज इशूड। If the fair value of share securities is not available, then cost shall be fair value of the investments acquired. सर दोनों तो सिमिलर बातें ही बोल रहा है, बिल्कुल सिमिलर बातें बोल रहा है। बार्टर या एक्सचेंज के केस में आप इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो कंसिडरेशन दिया उसका फेयर वैल्यू। अगर कंसिडरेशन जो दिया उसका फेयर वैल्यू नहीं है तो जो आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया उसका फेयर वैल्यू ही इसका कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर या एक्सचेंज। ऐसे सेम प्रोविजन हम AS 10 में भी पढ़ेंगे, जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ेंगे तो सेम प्रोविजन आपको वहां पर भी देखने मिलेंगे। आपको और अच्छी कैच होगी कि हाँ ये चीज पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये दो चीज नॉर्मली बच्चा पढ़ के नहीं रखता है। इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसा मैंने हेमंत वाला एग्जाम्पल लिया, सो दैट क्लैरिटी आ जाए। मिस्टर ए परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ इंफोसिस लिमिटेड फ्रॉम मिस्टर बी इन एक्सचेंज ऑफ लैंड। मिस्टर ए परचेज किया शेयर्स ऑफ इंफोसिस, दे क्या रहा है, लैंड। शेयर्स ऑफ इंफोसिस मिस्टर ए के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट अक्वायर कर रहा है बाय एक्सचेंजिंग लैंड, जो उसका हो सकता है पीपीई हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ लैंड गिवन इज 20 लाख, बुक वैल्यू ऑफ लैंड 18 लाख। हमने जो लैंड दिया उसकी फेयर वैल्यू 20 लाख है, तो अगर मैंने जो लैंड दिया उसकी फेयर वैल्यू मुझे पता है तो मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो जाएगी 20 लाख, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए मैंने 20 लाख का लैंड दे दिया सामने वाले को, तो मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो जाएगी 20 लाख। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10,000 शेयर विल बी 20 लाख। सर जर्नल एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू लैंड 18 लाख, बुक वैल्यू 18 लाख था, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये हो जाएगा 2 लाख। तो 18 लाख का लैंड मैंने 20 लाख में दिया तो 2 लाख का प्रॉफिट मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू लैंड 18 लाख, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 2 लाख रुपया। If fair value of land given is not available, however, fair value of the share of Infosys is 250 per share. जो लैंड मैंने दिया उसका फेयर वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो अगर लैंड का फेयर वैल्यू नहीं है तो मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट रिसीव किए हैं उसकी फेयर वैल्यू। मैंने 10,000 शेयर रिसीव किए, 250 हर शेयर का फेयर वैल्यू है, तो 10,000 इंटू 250 25 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 10,000 इंटू 250 विच इज 25 लाख। तो मैं ये बोलूंगा मैंने लैंड दिया जिसकी बुक वैल्यू 18 लाख की है और मैंने उसके अगेंस्ट 25 लाख का शेयर्स खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 25 लाख, टू लैंड 18 लाख, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 7 लाख रुपया। 18 लाख का लैंड दिया, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आया, तो 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अगर तुम्हारे पास जो एसेट दिया उसकी वैल्यू है तो वही हो जाएगा कॉस्ट, अगर वो नहीं है तो जो एसेट मिला उसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। मेरे को बता बच्चे, सबसे पहला पॉइंट जो AS 13 ने बोला वो क्लियर है क्या? सर अगर दोनों फेयर वैल्यू ही नहीं हो तो क्या होगा? अगर दोनों फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बुक वैल्यू के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। 18 लाख का लैंड दिया, वो मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख, टू लैंड 18 लाख। ऐसे केसेस नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि रियल लाइफ में फेयर वैल्यूएशन वगैरह आप कर सकते हो, तो भी अगर हो जाए तो फिर बुक वैल्यू के बेसिस पे ही जाना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। पहले बोलो, क्या आपको इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब हम उसको इनिशियली अक्वायर करते हैं, ये क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट जब भी आप इनिशियली अक्वायर करेंगे उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट निकालने का, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कैश में खरीदा है तो परचेज प्राइस प्लस जो खर्चा लगा उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए, ये हो जाएगा कॉस्ट, और आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप उसको एक्सचेंज में खरीद रहे हो तो उसका कॉस्ट होगा फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन गिवन, अगर वो नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देंगे। एक एग्जाम्पल दे दिया सो दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। बोलो क्लियर 6?
बोलो क्लियर 6? क्लियर है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया तो मैं पहला पड़ाव पार कर गया अकाउंटिंग का, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अब सेकंड पार्ट आता है, इस इन्वेस्टमेंट पर टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिलते हैं। इंटरेस्ट तो नॉर्मली एकदम फिक्स्ड डेट्स पर मिलता है, फिक्स्ड रेट पर जो बोला जाता है पहले से ही बता दिया जाता है, उस दिन पर उतना उतना मिलेगा। डिविडेंड कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो जब डिक्लेयर करती है उसके हिसाब से हमको डिविडेंड मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है ये इंटरेस्ट डिविडेंड आपकी इनकम है, इनकम, और आपको इसको अक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, जैसे एएस 9 आपको बताए। एएस 9 बोलता है इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करो टाइम बेसिस पे, जितने पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है उस पीरियड का जो इंटरेस्ट इनकम बनता है वो आप रिकॉर्ड कर लो एज योर इनकम। डिविडेंड इनकम आपको रिकॉर्ड तभी करना चाहिए जब सामने वाली कंपनी जिसका शेयर आपने खरीद रखा है उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो। तो डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड करो जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हो, और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करो जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे वैसे आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते जाओ। इंटरेस्ट अक्रू करता है टाइम बेसिस पर, डिविडेंड अक्रू करता है जब वो डिक्लेयर किया जाता है बाय द कंपनी। कंपनी जब डिक्लेयर करता है तभी मैं इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। जब भी आपको इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव होगा आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इंटरेस्ट आपका इनकम है, रिकरिंग इनकम पीएल में चला जाएगा, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। जब आपको डिविडेंड मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम पीएल में चली जाएगी, डिविडेंड इनकम टू पीएल। तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। अब इस पूरे के पूरे ज्ञान में एक एक्सेप्शन आगे जाकर आएगा। कभी कभी जो डिविडेंड हमें मिलता है हम उसे इनकम बोल के पीएल में नहीं दिखाते, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं, वो चीज आगे जाकर एक एक्सेप्शन आएगी। बट नॉर्मल रूल यही है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड आपकी इनकम है, वो इनकम आप रिकॉग्नाइज करोगे अपने पीएल में। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे टाइम बेसिस पर, डिविडेंड रिकॉर्ड करोगे जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो सेकंड पार्ट हमारा होता है, इस पर जब हमें इंटरेस्ट डिविडेंड मिलेगा क्या, तो कुछ नहीं, इनकम बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे, बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पीएल, बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएल। तीसरा, बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर पड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है हमने इस साल खरीदा इसी साल बेच दिया, हो सकता है ईयर एंड पर वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट मेरे पास ईयर एंड पे पड़ा हुआ है तो मैं उसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाऊंगा। क्वेश्चन अराइजेस, जब हम बैलेंस शीट में उसे एज एन एसेट दिखाएंगे तो उसकी कैरिंग अमाउंट यानी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आपको चला के अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है बैलेंस शीट डेट पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, वो आपके पास ईयर एंड पे पड़े हुए हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मेजर करोगे वो डिपेंड करता है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए करंट इन्वेस्टमेंट है या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एएस 13 बोलता है ईयर एंड पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई करना होगा इनटू करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? बोला गया करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं विच आर बाय देयर नेचर रेडिली रियलाइजेबल, जिनको हम फटाफट रियलाइज कर सकते हैं इन कैश, जिनको रियलाइजेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विच आर बाय देयर नेचर रेडिली रियलाइजेबल एंड विच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या डेट ऑफ परचेज, और जिसको हम 12 महीने के अंदर बेच देंगे, हमको उसको लॉन्ग टर्म तक रखना नहीं है। हमने आज खरीदा, 12 महीने के अंदर अंदर जब हमको लगेगा बेच देना चाहिए, हम उसको बेच के नक्की कर देंगे। तो जिस इन्वेस्टमेंट में दो कैरेक्टरिस्टिक हो, नंबर 1 वो रेडिली रियलाइजेबल हो बाय इट्स नेचर, मैं चाहूं तो फटाफट बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकूं, एंड नंबर 2 मैं उसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस इन्वेस्टमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। तो सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाद बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट डेट पर करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग वैल्यू करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट इज द वैल्यू जिसपे आपने उसको रिकॉर्ड किया था, आप ईयर एंड पे उस इन्वेस्टमेंट का फेयर मार्केट वैल्यू मेजर करो, और कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर पर आपको उस इन्वेस्टमेंट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है। मान लीजिए कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का 105,
ईयर एंड पे फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन किया, आया 108। तो अगर 105 मेरा कॉस्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू 108 है, तो बोला 105 पर वैल्यू कर लीजिए। मैंने बोला 108 पर क्यों नहीं, बोला अभी आप प्रॉफिट मत दिखाइए, अभी ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, जिस दिन बेचोगे अगर आप 108 में बेचो तो 3 रुपया प्रॉफिट दिखाना, अभी आप ये प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, अभी आपको इसको 105 पर ही कैरी फॉरवर्ड करना होगा। बट मान लो कॉस्ट है 105, फेयर मार्केट वैल्यू हो गया 100, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू इज लोअर देन कॉस्ट, अब आपको वैल्यू करना होगा फेयर मार्केट वैल्यू पे। बोला 105 में मैंने रिकॉर्ड तो किया था, बट आज के दिन का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से मैं सिर्फ 100 रुपया रियलाइज कर पाऊंगा। तो कंजर्वेटिज्म बोलता है अगर मेरे को लगता है 5 रुपए का नुकसान होगा तो वो 5 रुपए का नुकसान रिकॉर्ड करो, इसीलिए बोला गया कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है तो मुझे लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल। अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है तो मुझे लॉस लिखना पड़ेगा और मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है, उसको क्रेडिट कर दिया और लॉस को पीएल में चार्ज कर दिया, तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ईयर एंड पे जितने भी करंट इन्वेस्टमेंट मेरे पास होंगे मैं उनको वैल्यू करूंगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर कॉस्ट लोअर है तो कोई चिंता नहीं, उसी पर दिखाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है तो फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, और जो भी लॉस हुआ है इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट डेट पर हम हमेशा वैल्यू करेंगे कॉस्ट पर, यानी जिस वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज किया था उसी वैल्यू पे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो रेगुलर प्राइस के चेंजेस है, मूवमेंट्स है, उनको बार बार कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप कॉस्ट पे ही उसको बैलेंस शीट में दिखाइए। हाउएवर एक एक्सेप्शन है, अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई परमानेंट डिक्लाइन है, परमानेंट डिक्लाइन, जोर से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी और आपको लगता है ये अभी रिसेंट टाइम में रिकवर होना बहुत मुश्किल है, ये डिक्लाइन परमानेंट नेचर की अदर देन टेम्पोररी है, परमानेंट नेचर की डिक्लाइन है, देन इन दैट केस सच लॉस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएटली। तब आपको आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी होगी और वो लॉस रिकॉर्ड करना होगा। जर्नल एंट्री वही होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट होगा तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, सीधा, कोई कुछ नहीं सोचना है, कोई कंडीशन नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो नॉर्मली वैल्यू होता है कॉस्ट पे, बट अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है विच इज अदर देन टेम्पोररी और परमानेंट डिक्लाइन, तो वो डिक्लाइन को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी पड़ती है। ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने का लॉस है, ये लॉस चला जाता है पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाँ सर, मान लो टेम्पोररी फ्लक्चुएशन है, 105 में खरीदा था, अभी प्राइस 103 चल रहा है, बोला इग्नोर करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, उसको 105 पे ही दिखाओ। बट मान ले 105 पे खरीदा था, प्राइस हो गया 70, मैंने बोला क्यों, बोला सर कंपनी का हालत खराब है, अभी एक स्कैम निकल के आया है और भी प्राइस गिरना चाहिए। मैं बोला यार ये तो लॉस हो गया, अब अगर मैं इसको 6 महीना, साल भर, 2 साल में बेचूंगा तो हो सकता है लॉस रिकवर ना करे, तो बोला आप उसको 70 पे वैल्यू कीजिए इंस्टेड ऑफ 105, 70 पे वैल्यू कीजिए इंस्टेड ऑफ 105। तो अगर अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन है तो वो डिक्लाइन को हम रिकॉर्ड करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, अदरवाइज डिक्लाइन को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट, बट अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है तो मुझे उस लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन आपके साथ किया ना, ये इस एएस का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जिस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं, जिस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। मैंने अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट लिख दी, आप समझ लीजिएगा वो एग्जाम में कभी भी आ सकता है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से आपको डील करना है, बहुत अच्छे से आपको डील करना है। तो बैलेंस शीट डेट पर मैं इन्वेस्टमेंट को पहले क्लासिफाई करूंगा करंट में, लॉन्ग टर्म में, और फिर उसके हिसाब से मैं उसकी वैल्यूएशन करूंगा। सर मान लो मैंने इसको 105 से 100 रुपए पर ला दिया, अब नेक्स्ट ईयर ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है बट इसकी वैल्यू बढ़ गई सर वापस। अगर आगे जाकर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, यानी जो लॉस पहले लिखा था वो रिकवर हो गया है, देन द लॉस अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड कैन बी रिवर्स, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपने पहले लॉस रिकॉर्ड किया था बिकॉज ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आगे जाकर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो लॉस आपने रिकॉर्ड किया था उस लॉस को आप रिवर्स कर देना। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा और जो लॉस पहले पीएल में गया था उसको क्रेडिट करके लॉस को रिवर्स करूंगा।
तो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम की और आगे जाकर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर रिकवर हो जाती है तो वो गेन भी हम रिकॉर्ड करेंगे, बट गेन रिकॉर्ड करेंगे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस जो मैंने पुराने सालों में रिकॉग्नाइज किया है। मैं उससे ज्यादा गेन रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, उससे ज्यादा गेन रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। तो मेरी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल। ये बैलेंस शीट डेट पर इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने का तरीका होगा, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, कॉस्ट परमानेंट डिक्लाइन होगा तो प्रोवाइड करना है। क्लियर छे? बिफोर आई गो टू क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेरे पास। बिफोर आई गो टू क्वेश्चन, जस्ट मैं लास्ट बात डिस्कस करना चाहता हूं, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन में चलूंगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक बार के लिए लास्ट बात रहेगी। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मूव करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो फोर्थ बात है वो ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, सेल करते हो, तो जो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट वो आपको बुक से खत्म करना पड़ेगा। जितना इन्वेस्टमेंट आपने बेचा उसका कैरिंग अमाउंट आपको बुक से हटाना पड़ेगा, वो आप बुक से डी रिकॉग्नाइज करोगे। जो आपने पैसा रिसीव किया फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको रिकॉर्ड करोगे, और ये सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप इनकम और एक्सपेंस बोल के, या इनकम और लॉस बोल के, या प्रॉफिट और लॉस बोल के आप पीएल में दिखाओगे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, जो इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस है वो गेन या लॉस बोल के आपके पीएल में रिकॉर्ड होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा दाम पर बेचा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम दाम पे बेच रहे हो कैरिंग अमाउंट से, तो वो आपके लिए लॉस है, पीएल में डेबिट हो जाएगा। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेचता हूं और इन्वेस्टमेंट के सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट में कोई डिफरेंस है, तो वो प्रॉफिट या लॉस बोल के पीएल में रिकॉर्ड होगा। जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया टू इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। जो डिफरेंस इस कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस में है वो पीएल में जाएगा। लॉस है तो पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। सर मान लो बेचते टाइम कुछ खर्चा लगा, अगर बेचते टाइम कुछ एक्सपेंस हुआ, जैसे परचेज करते टाइम खर्चा लगा था, तो आपने बोला था कि परचेज करते टाइम खर्चा लगा तो उसकी परचेज की कॉस्ट में इंक्लूड करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर ले। सर अगर मान लो बेचते टाइम कुछ खर्चा लगा तो क्या करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अगर बेचते टाइम कुछ खर्चा लगा तो उसको सेलिंग प्राइस से नेट कर लेना। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा 108 रुपए पर, बेचने के लिए 1 रुपए का खर्चा लगा, तो आपके घर पे कितना आया 107। आप जब बैंक अकाउंट डेबिट करोगे तो 107 से करना, आपको खर्चा अलग और सेलिंग प्राइस अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और ये जो नेट सेलिंग प्राइस आया इसको आप कंपेयर करना कैरिंग अमाउंट से, और जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट और लॉस पीएल में जाएगा। तो मान लीजिए 105 का कैरिंग अमाउंट है, 107 में मैं बेच रहा हूं नेट करके, तो 2 रुपए का प्रॉफिट पीएल में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 107 टू इन्वेस्टमेंट 105 टू पीएल 2 रुपया। तो अगर बेचते समय कुछ खर्चा लगा तो वो हम इन्वेस्टमेंट के सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। देखो परचेज के टाइम खर्चा लगा, परचेज का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सेल करते टाइम खर्चा लगा तो वो पैसा डिडक्ट करके आपको मिलेगा, तो उसको सेलिंग प्राइस से हम डिडक्ट कर देंगे। परचेज में खर्चा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सेल में अगर कोई खर्चा लगा तो वो डिडक्ट करके हमको पैसा मिलेगा, तो उसको हम सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे, और नेट सेलिंग प्राइस हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो भी डिफरेंस होगा कैरिंग अमाउंट और नेट सेलिंग प्राइस का, वो गेन या लॉस बोल के हम पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सेलिंग प्राइस विच इज सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल है, जो कहां चला जाएगा पीएल में, जो कहां चला जाएगा पीएल में। तो जब भी मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, जो भी इन्वेस्टमेंट बेचने का प्रॉफिट या लॉस है वो पीएल में जाएगा। प्रॉफिट है तो पीएल क्रेडिट होगा, लॉस है तो पीएल डेबिट होगा। क्लियर छह बात इतना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड, ये बहुत अच्छे से सुनना है। हो सकता है आपने जो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है, वो इन्वेस्टमेंट आपने अलग अलग दिन पर परचेज किया। जरूरी नहीं हम सारे शेयर्स एक ही दिन पे खरीद ले, अलग अलग दिन पर परचेज किया, अलग अलग भाव में परचेज किया, अलग अलग प्राइस पे परचेज किया, और आप उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट आज के दिन बेच रहे हो। अगर आपके इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज हुए हैं, और कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आज आप बेच रहे हो, तो इस केस में आप इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इन्वेस्टमेंट आपने बेचा है, 100
रुपए वाला, 102 रुपए वाला, 103 रुपए वाला, कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है पता करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा कोई केस होता है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे और उसका कुछ पार्ट आपने अभी बेचा है, तो आप उसकी कैरिंग अमाउंट एस्टिमेट करने के लिए यूज कर सकते हो आइदर फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। आप यूज कर सकते हैं आइदर फीफो और वेटेड एवरेज, और फीफो वेटेड एवरेज यूज करके आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए और वो कैलकुलेट करके आप प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। हाँ, ये फीफो और वेटेड एवरेज जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। तो फीफो में से या वेटेड एवरेज में से, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मतलब जहां जहां से बिक सकता है सबका एवरेज कॉस्ट, वो निकाल के अपने इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट निकालिए और सेलिंग प्राइस से कैरिंग अमाउंट माइनस करके उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। तो आगे क्या बोला? आगे बोला इफ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड, कुछ पार्ट हमने बेचा है, देन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कॉस्ट फॉर्मूला लाइक फीफो या वेटेड एवरेज। रूल ये है, हमारे एग्जाम्स के लिए रूल हमेशा ये होगा, फीफो हम तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई करे। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि भैया इन्वेस्टर फीफो यूज करता है तभी हम फीफो यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम हमेशा यूज करेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इज वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेंट्री, इसीलिए हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे। बट अगर क्वेश्चन चला के बोल दे कि द इन्वेस्टर फॉलोज फीफो, तो हम फीफो फॉलो करेंगे। सर फीफो और वेटेड एवरेज में फर्क क्या है, वो मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूं। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट नेट सेलिंग प्राइस टू इन्वेस्टमेंट कैरिंग अमाउंट, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो लॉस या प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो पीएल क्रेडिट। तो जब इन्वेस्टमेंट खरीदा इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जब इन्वेस्टमेंट बेचा तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो वो पीएल में जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एनी डिफरेंस बिटवीन नेट सेलिंग प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट गोस टू पीएल। अब ये थोड़ी सी बात समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को आगे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्वेश्चन में उनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले से ही आपको रेडी कर देता हूं कि कैसे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल कॉस्ट फॉर्मूलास। मेरा मान लीजिए इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है इन शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मेरा इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है। ये साल चल रहा है 2024-25 से, फॉर एग्जांपल 25-26 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो ना। 24-25 मेरा अकाउंटिंग ईयर है, उसके इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे रहा हूं। 1 अप्रैल को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में 1000 शेयर्स थे, जिसकी टोटल वैल्यू थी 2,30,000 रुपए। ठीक है। 1 जुलाई को मैंने परचेज किए 500 शेयर्स, कितने रुपए में? 1,25,000 रुपए में। ये सब आपको बता रहा हूं, ये एक्चुअल में हुआ मान लो। फिर 1 सितंबर को मैंने वापस परचेज किया 200 शेयर्स, ये मैंने परचेज किया से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए में या 52,000 रुपीज में। ये मैंने अलग अलग डे पर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज परचेज किया। मैंने ना 1 नवंबर को 300 शेयर सेल कर दिया, 300 शेयर सेल किया एट ₹300 ईच। 300, चल 300 नहीं लिखता हूं, कंफ्यूजन होगा। 300 शेयर सेल किया एट द रेट ₹280 ईच, और मेरा एक्सपेंसेस लगा, एक्सपेंसेस ₹2 पर शेयर सोल्ड, 2-2 रुपया पर शेयर सोल्ड मेरा खर्चा लगा। क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स अलग अलग डेट पर अलग अलग प्राइस पर परचेज कर रखा है, उसमें से कुछ शेयर मैंने 1 नवंबर को बेचा। आपको ये 1 नवंबर का जर्नल एंट्री पास करना है फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस हो गया 280 रुपए में मैं बेच रहा हूं, 280,
और बेचने के लिए 2 रुपए का खर्चा लग रहा है पर शेयर। तो 280 माइनस 2, 278 में नेट मैंने बेचा और इस पर मैंने 300 शेयर सेल किए, 300 शेयर सेल किए। आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना है, प्लीज कैलकुलेट। सलोनी कैलकुलेटर प्लीज, आप प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताओ। सर ये आ गया 300 इंटू 278, 83,400, 83,400, 300 इंटू 278। डन है बात। अब मुझे इन 300 शेयर्स का कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेरे बुक्स में ये किस वैल्यू पर है वो मुझे कैलकुलेट करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ 300 शेयर्स। प्रॉब्लम क्या है, ये 300 शेयर कौन से वाले से बिका ये बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वो बता पाता तो उसके कॉस्ट के हिसाब से मैं उसकी कैरिंग अमाउंट निकाल लेता। क्योंकि मैं वो नहीं बता पा रहा हूं तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 2 चॉइसेस दी, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ले ले या वेटेड एवरेज ले ले। अगर मैं यूज करता हूं केस 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल बोलता है ये 300 शेयर किससे बिका होगा, जो सबसे पहले तुम्हारे पास आया था उससे बिका होगा। सबसे पहले मेरे पास आए थे ये 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, तो मैं मान लूंगा ये 300 शेयर इन्हीं 1000 शेयर्स के अंदर बिके हैं, उन्हीं 1000 शेयर्स के अंदर से बिके हैं। तो फीफो बेसिस पे मेरा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट 2,30,000 डिवाइडेड बाई 1000 शेयर्स, सॉरी हाँ 1000 शेयर्स इंटू 300 शेयर्स, 2,30,000 divided by 1000 shares into 300 shares, which is rupees 69,000, रुपीज 69,000। अगर ये 69,000 होगा तो मेरा प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, प्रॉफिट ही होगा क्योंकि मैंने ज्यादा दाम पर बेचा है। 69,000 मेरा कॉस्ट है तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 14,400, 14,400। तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता हूं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलता है ये 300 शेयर कहां से बिका होगा, जो सबसे पहले आया था उससे बिका होगा। तो ये वो 1000 शेयर से बिका है तो मैं उसके बेसिस पे इन 300 शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड केस 2 वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड बोलता है ये आपको कैसे पता कि वो 1000 से ही बिका होगा, वो तो 1000 से भी बिक सकता है, 500 से भी बिक सकता है, 200 से भी बिक सकता है। डीमैट में तो सारे शेयर्स मिक्स हो जाते हैं, कहीं से भी बिक सकता है। तो अगर कहीं से भी बिक सकता है तो जब आप उसका कॉस्ट निकाले तो वो किसी का भी कॉस्ट हो सकता है, तो आप बेटर है सबका एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। तो मैं सारे इन्वेस्टमेंट का टोटल कॉस्ट लूंगा जो उस दिन मेरे पास थे। उस दिन मेरे पास ये तीनों थे, 2,30,000 प्लस 1,25 प्लस 52। ये मेरे पास 3 इन्वेस्टमेंट उस दिन थे जिससे ये बिक सकता है। ये टोटल जो कॉस्ट है ये कितने शेयर्स का है, 1700 शेयर्स का। अगर 1700 शेयर्स का ये कॉस्ट है तो बताइए 300 शेयर्स का कॉस्ट क्या होगा। 2,30,000 प्लस 125 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाई 1700 शेयर्स, ये आ गया 239.41 into 300 which is 71,824, 71,824 मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं 71,824। तो अगर 83,400 में मैंने बेचा 71,824 का माल तो मेरा प्रॉफिट अब हो जाएगा 11,576, मेरा प्रॉफिट अब हो जाएगा 11,576। तो दोनों मेथड से कैरिंग अमाउंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो मुझे इनको अपना अच्छे से चॉइस करना होगा एज माय अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होगा। मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता। मैंने फीफो डिसाइड किया है तो फीफो से करना पड़ेगा हर साल, वेटेड एवरेज किया है तो वेटेड एवरेज से करना पड़ेगा हर साल। तो ये दो मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज। फीफो बोलता है जो पहले आया वो पहले बिका, वेटेड एवरेज बोलता है तीनों से बिक सकता है तो तीनों का एवरेज कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज द एवरेज कॉस्ट। उसके बेसिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर ली। अब मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा, जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो फिक्स रहेगा 83,400 टू इन्वेस्टमेंट।
अब ये जो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है, वैल्यू है, वो डिपेंड करती है आप किस मेथड से वैल्यू करते हो। ये 69 भी हो सकती है और ये 71824 भी हो सकती है। और फिर आ जाएगा 2PL। 2PL अब उसी के बेसिस पे प्रॉफिट भी डिपेंड करेगा, ये 14400 भी हो सकता है और ये 11576 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या मेथड आप फॉलो कर रहे हो, फीफो फॉलो कर रहे हो या वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल, मैंने ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके इन्वेस्टमेंट का सेल रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेस्टमेंट का सेल रिकॉर्ड कर लिया। मेरे को बताना बच्चे, क्या मेरी ये बात डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर है? तो चार चीज पढ़ाई, परचेज किया तब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड जो रेगुलर बेसिस पे मिलेगा वो हमारी इनकम है, पीएल में जाएगा। तीसरा पढ़ाया बैलेंस शीट डेट पर करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन करके उसका सही से वैल्यूएशन कर लो। एंड चौथा सिखाया बेचोगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। ये चार मेरे मेन पिलर है इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के, जो आपको पता होने चाहिए। AS13 हमें ये सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। मेरे को बता बच्चे, क्या तेरे को यहां तक सारी बात क्लियर है? क्या तेरे को यहां तक सारी बात क्लियर है? गौरव बोल रहा है सर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड। बाद बाकी सारे बच्चे भी बोलेंगे क्लियर है कि नहीं। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का जो पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट किया। एक और छोटा सा पॉइंट है, वो एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्या? रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट डेट पर करंट या लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करते हैं, अगर आगे जाकर इस क्लासिफिकेशन में कोई चेंज होता है तो उसका क्या, वो हम अलग से पढ़ेंगे लास्ट में। वेरी गुड वंशिका, चेतन, अंकित, गौरव, वेरी गुड, वंडरफुल, क्लियर है सर। अंकित नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, उसके बाद मैं AS20 करवाऊंगा। ये 3 चैप्टर मेरी इच्छा है कि मैं सारे बच्चों को यूट्यूब पर लाइव पढ़ाऊं, उसके बाद फिर मेरा ऐप में चला जाएगा। तो 2 चैप्टर कराऊंगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराऊंगा AS20। और मैं बड़े चैप्टर इसलिए भी अभी हड़बड़ी में शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी एग्जाम का रिजल्ट आना पेंडिंग है। तो जो बच्चे एग्जाम दे रखे हैं वो भी ये बैच ज्वाइन करेंगे आफ्टर देयर रिजल्ट्स, डिपेंडिंग ऑन देयर रिजल्ट्स। तो वो बड़े चैप्टर में उसके बाद शुरू करूंगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बट थोड़ा सा छोटा छोटा चैप्टर कवर करूंगा, सो दैट उनका ज्यादा कुछ ना छूटे। और यूट्यूब पे है, जो भी करना चाहता है वो कर भी सकता है। क्लियर है बात? अब आइए, इतनी बात पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं जो मैंने ले रखे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहला चैप्टर, पेज नंबर हमारा 1, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। शायद 2 क्वेश्चन मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिए हैं। एक पहला वाला क्वेश्चन है मेनली वैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट का कैलकुलेशन जो ईयर एंड पे करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है वही रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 1। रिक्लासिफिकेशन जब हम पढ़ लेंगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, डिसेंट क्वेश्चन था। एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया था और बोला था बताइए कैसे कैसे काम करेंगे। पहले बताइए, क्या आप पढ़ना चाहते हैं ये क्वेश्चन? अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। क्वेश्चन खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खुद से पढ़ोगे तब समझ में आएगा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो खुद से क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। 2 मिनट का टाइम लेकर हर बच्चा पहले खुद से क्वेश्चन पढ़े, फिर मेरे साथ हम लोग एक साथ मिलकर सोल्यूशन करेंगे। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज रीड।
आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो। मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया क्वेश्चन रीड करने के लिए। आइए मेरे साथ ये क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड सम मनी इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज गिवन। 4 म्यूचुअल फंड का डिटेल है ए बी सी डी। डेट ऑफ परचेज दे दिया, एक का 1/5/2017 में खरीदा था, और दूसरे का 5/8/2020, 1/1/2021, 7/5/2020। तो 7/5/2020 यार ऊपर भी दे सकता था, कोई नहीं, चलो ठीक है। परचेज कॉस्ट दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, स्टैंप ड्यूटी दे दिया, और मार्केट वैल्यू दे दिया 31 मार्च 21 का। ये शायद ईयर एंड है। मेरे को बोल रहा है क्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 21। तो ये ईयर एंड है। ईयर एंड का फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया और कॉस्ट दे दिया। कॉस्ट में परचेज प्राइस, ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी 3 अलग अलग करके दे दिया। अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूं, मेरे को बताओ ना कॉस्ट कैसे निकलेगा। सर परचेज प्राइस में ऐड कर दीजिए दोनों चीज, परचेज प्राइस में ऐड कर दीजिए, आपका कॉस्ट निकल जाएगा। तो पहले वाले का 50,220, दूसरे वाले का 25,000 प्लस 175, 25,175, तीसरे वाले का 75,000 प्लस 375, 75,375, और लास्ट वाले का 70,000 प्लस 275 प्लस 50, तो 70,325, 70,325। चारों इन्वेस्टमेंट का मेरे पास कॉस्ट आ गया। क्या आ गया? कॉस्ट आ गया। चारों का फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। अब मुझे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई हिज इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS13। AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई करो, करंट है या लॉन्ग टर्म है। एंड नंबर 2, वैल्यू फिर निकालो इन्वेस्टमेंट का ईयर एंड पे, यानी फिर कैरिंग अमाउंट निकालो। तो पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी के बेसिस पे तो वैल्यू निकलेगा। करंट है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से देखो, ये हमने 2017 में खरीद लिया था, यानी 3-4 साल पहले, और अभी 2021 चल रहा है। अगर मैंने 2017 में खरीद लिया, 21 तक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ये 2020 के अगस्त में खरीदा था, अगस्त में, अभी 31 मार्च हुआ है, तो कितने 6-7 महीने हुए हैं। हो सकता है ये करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये लॉन्ग टर्म, डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट में इंटेंशन में आगे कितना दिन होल्ड करना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट ने एकदम इजी कर दिया, बोला अभी ये 12 महीने का हुआ नहीं है, इसको करंट इन्वेस्टमेंट मान लीजिए इसको हम 1-2 महीने में सल्टा देंगे, 12 महीने तक नहीं रखेंगे। ये 1/1/2021 को खरीदा है, 3 महीना पहले खरीदा था, तो ये भी अभी तक 12 महीना नहीं हुआ, करंट इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। 7/5/2020, मई 2020, अभी तक मार्च 2021 है, पूरा 12 महीना हुआ नहीं है, बोला इसको भी करंट इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सिंपल किया, जो इन्वेस्टमेंट मैं 2017 में खरीदा था वो हो गया लॉन्ग टर्म, और बाद बाकी जो 3 इन्वेस्टमेंट मैंने इसी साल खरीदे हैं उनको ले लिया करंट इन्वेस्टमेंट। वैसे मैं तुमको सही बताऊं तो करंट इन्वेस्टमेंट इस बेसिस पे नहीं लेते कितना टाइम अभी तक गया है, इस बेसिस पे लेते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है उसको होल्ड करने का। अगर मान लो मैंने बी म्यूचुअल फंड खरीदा और मेरा इंटेंशन है मैं इसको 5 साल तक रखूंगा, देन इन दैट केस वो अभी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, वो करंट नहीं रहेगा। बट इंस्टीट्यूट ने बोला ये इंटेंशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आप ऐसे सेग्रीगेट कर लो, जो आपका इस साल खरीदा हुआ है वो अभी करंट है, और जो पहले से खरीदा हुआ है वो लॉन्ग टर्म है। क्लियर छे? इस तरीके से अगर मैं बाइफरकेट कर लूं, क्लासिफाई कर लूं, तो उसके बाद तो वैल्यूएशन फटाफट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट, करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 1। प्लीज ये लिखिएगा कॉपी में, कौन सा क्वेश्चन का आंसर है और किस पेज में ये क्वेश्चन है बुक में। ये लिखने से आपको खोजना नहीं पड़ेगा जब आप रिवीजन करने बैठोगे। और यहां पर भी लिख देना एक्सरसाइज बुक नंबर 1 पेज नंबर जो भी 1 2 3 4 आपका चल रहा है वो प्लीज लिख देना, एक्सरसाइज बुक नंबर 1 पेज नंबर 1। ये लिखने से आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपके पास पता रहेगा कि आपका आंसर कहां है, ताकि आप फटाफट से जाके सोल्यूशन देख सको। तो यहां पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई करो इन्वेस्टमेंट को, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज पर AS13 थोड़ा ज्ञान लिखना पड़ता है जिससे आपको फुल 5 में 5 मिलेंगे। नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, धीरे धीरे याद हो जाएगा।
एज पर AS13 नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. Investments are classified as current investments. Investments are classified as current investments if they are by their nature readily realizable. Investment in mutual fund is readily realizable. जब बेचना है आराम से बिक जाता है. They are by their nature readily realizable and are intended to be held for not more than 12 months. To be held for not more than 12 months. Not more than 12 months from the date of investment या date of purchase. From the date of purchase. Full stop. Further, long-term investments are investments other than current investments. Are investments other than current investments. Current को छोड़ के बाद बाकी long term हो गए. Other than current investments. तो on 31st March 2021 इस दिन पर म्यूचुअल फंड ए कब खरीदा था? ये 1/5/2017 विल बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. देख के समझ में आ रहा है, 4 साल से मेरे पास पड़ा हुआ है. क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म. सर आप अभी से नहीं देखोगे कितना महीना होल्ड करना है, नहीं, ये फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देखते हैं. तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अब तो 3-4 साल हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म, ये इंटेंशन ही है लॉन्ग टर्म. नंबर फी म्यूचुअल फंड बी सी एंड डी will be classified as current investment. अभी तक 1 साल गुजरा नहीं है. मैं यहां पे लिखता हूं, इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, मैं लिखता हूं आपके समझने के लिए. assuming they are intended to be held for not more than 12 months. Intended to be held for not more than 12 months. 12 महीने से ज्यादा हम नहीं रखेंगे इनको. फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. ठीक है. Assuming they are intended to be held for not more than 12 months. तो म्यूचुअल फंड ए हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, BCD हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट. ये पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई करो. दूसरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स on 31st March 21. Value of investment on 31st March 21. Current investments are valued at cost or fair market value, whichever is lower. Cost or fair market value, whichever is lower. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट. यहां पे परमानेंट डिक्लाइन वगैरह का चर्चा नहीं करना है क्योंकि कुछ है नहीं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट. तो म्यूचुअल फंड कॉस्ट, क्लासिफिकेशन, फेयर मार्केट वैल्यू, वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट. आप इसको कैरिंग अमाउंट लिख दो. कैरिंग अमाउंट किस वैल्यू पे मैं उसे ले जाऊंगा बैलेंस शीट में? ऑन 31st March 21. म्यूचुअल फंड ए बी सी डी. कॉस्ट तीनों ऐड करके निकाल लो. इसमें नॉर्मली कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है. 50,220 आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो लिखना चाहो तो. 25,175
75,375 एंड लास्ट 73,25। एक बार चेक कर लेना, ये है लॉन्ग टर्म, बाद बाकी है करंट। लॉन्ग टर्म है तो फेयर मार्केट वैल्यू काम का ही नहीं है, इसको सीधा 50,220 कुछ नहीं करना है, फेयर मार्केट वैल्यू बेकार है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट वो बेकार है। इधर BCD में करंट 24,220, तो विच एवर इज लोअर इज 24,220। फिर 78,190, विच एवर इज लोअर इज 75,375। लास्ट वाला 65,880, विच एवर इज लोअर इज 65,880। तो अगर मैं टोटल वैल्यू निकालना चाहूं बैलेंस शीट डेट पर कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स कितना आएगा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट डेट पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट्स आएगा 2,15,695, 215,695 टोटल। वैसे ये टोटल लगेगा नहीं, मैंने हर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल लिया, अगर चाहिए तो आप निकाल सकते हो। Current investments are valued at cost or fair market value, whichever is lower. Long term investments are valued at cost. तो हमने accordingly valuation कर ली है। आराम से 1 मिनट का समय दे, आंसर को थोड़ा पढ़े, समझिए कि आपको लिखने की टेक्निक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थोड़ा प्रॉपर आंसर लिखेंगे, यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, डिपेंडिंग ऑन आप कितना इंफॉर्मेशन देके आ पा रहे हो। तो अगर परफेक्शनिस्ट बनना है, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए लाइक मी, तो थोड़ा बहुत आंसर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्लीज चेक कर लीजिए।
क्लियर? इको में अभी नहीं बोल सकता कि सीएमए के लिए मैराथन कब और कैसे आएंगे. नीड टू टेक आउट टाइम. एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज, सब कुछ चल रहा है. बट if you are preparing or revising for June exams, my marathons, my revisions are already on Naveen Classes channel. आप उसको देख सकते हैं because that will surely help you for exam. अंकित बोल रहा है सर, ये जो म्यूचुअल फंड ए है ना, ये 50,000 से इसका फेयर मार्केट वैल्यू 48,225 हो गया है. तो सर क्या मैं इसको परमानेंट डिक्लाइन ट्रीट करके वैल्यू कम कर सकता हूं? देखो, जब तक आपको परमानेंट डिक्लाइन की इंफॉर्मेशन नहीं देना, जस्ट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 2,000, 3,000, 4,000 या कोई भी अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ परमानेंट डिक्लाइन अनलेस देयर इज एन इंडिकेशन टू इट. ये नहीं बोल रहा है कि ये रिकवर नहीं होगा या फ्यूचर में ये नहीं बढ़ेगा, तो ये टेम्पररी फॉल मान के हम चलेंगे, हम इसको परमानेंट डिक्लाइन नहीं मानेंगे. परमानेंट डिक्लाइन के लिए दे विल हैव टू गिव इन द क्वेश्चन दैट भैया ये ऐसा इस कारण से हुआ है एंड दिस इज परमानेंट, दिस इज अदर देन टेम्पोररी. वो बोलेगा. वो बोलो, क्वेश्चन क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन? तो यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के बारे में भी समझ लिया, परचेज प्राइस प्लस जो खर्चे लगेंगे परचेज करने के लिए. फिर हमने बैलेंस शीट डेट पर कैरिंग अमाउंट निकाला, करंट इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट. क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है. चलो फिर, ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 या चैप्टर इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का ज्ञान. ये एएस 13 क्या बोलता है इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग के लिए, ये हमने पढ़ाई कर. अब इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होता है प्रिपरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट या प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है. अगर आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, वही बस हमारे सिलेबस में है. हर टाइप के इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में अकाउंट बनाने के लिए नहीं दी गई है. जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, हर सिक्योरिटी जो आपने परचेज कर रखी है उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा. से फॉर एग्जांपल, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए के शेयर्स खरीद रखे, इक्विटी शेयर्स. मैंने इंफोसिस के इक्विटी शेयर्स परचेज कर रखे हैं. मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं. मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है. अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज परचेज कर रहा हूं, तो हर सिक्योरिटीज का मुझे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. मेरा एक बनेगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंफोसिस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट. मुझे अलग अलग लेजर अकाउंट बनाना होगा. क्यों सर अलग अलग बनाते हैं? क्योंकि आप ये देखना चाहोगे ईयर एंड पे या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे कितना रिटर्न जनरेट हुआ है. तो जब हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे हर इन्वेस्टमेंट का, तो हम प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां से निकाल पाएंगे कितना रिटर्न मैंने किस टाइप के इन्वेस्टमेंट पर कमाया है. अगर आप सबको एक साथ मिला दोगे, जैसे आप मशीनरीज का मिला के अकाउंट बनाते हो, तो किस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कितना लॉस है ये आपको पता करना डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, जितने टाइप की सिक्योरिटीज मैंने परचेज कर रखी है अलग अलग टाइप की, उन सबका सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा. सिक्योरिटीज दो टाइप की हो सकती है, एक होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, एक होता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? ऐसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज जिस पर जो इशूअर है, इशूअर जो सामने वाला कंपनी है जिसका मैंने शेयर्स वगैरह खरीद रखा है, डिबेंचर्स वगैरह ले रखा है, वो फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम आपको टाइम टू टाइम वादा करता है. यानी उन सिक्योरिटीज में ईश्वर ने वादा किया है कि हम आपको फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम गारंटी करते हैं. अगर ऐसा गारंटी दिया गया है कि फिक्स टाइम पर फिक्स्ड इनकम आपको मिलता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. जैसे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एक्सेट्रा. अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो, कंपनी बताएगी कि हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और इस पीरियड में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो जैसे जैसे कंपनी का इंटरेस्ट का बताया हुआ रहेगा, उस हिसाब से हमको फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज.
वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज मतलब वो सिक्योरिटीज जिस पर इशुअर ने मुझे ये वादा नहीं किया है कि हम फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड आपको पे करेंगे, जैसे जैसे कमाई होगा वैसे वैसे देते चले जाएंगे, जब जब हमारी इच्छा होगी तब तब देते चले जाएंगे, कोई फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट आपको इंटरेस्ट डिविडेंड दे वो जरूरी नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। सर इक्विटी शेयर में तो समझ में आता है कंपनी का इच्छा है, जब देना चाहेगा देगा, नहीं देगा 10% दे, 20% दे, 50% दे, सब कंपनी का इच्छा है। सर बट प्रेफरेंस शेयर में तो फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, बट वो मिलना नहीं मिलना सब डिपेंड करता है कंपनी उस डिविडेंड को डिक्लेयर करता है या नहीं, कंपनी प्रॉफिट कमाता है या नहीं, तो वहां पर कंटिजेंसी इन्वॉल्व है, वो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल इनकम में ही लेके जाएंगे, हम इसको फिक्स्ड इनकम में नहीं लेके जाएंगे। तो जहां पर ये श्योरिटी है कि मुझे सामने वाला इनकम देगा फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट का, वो हो गया फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, और जहां पर वो श्योरिटी नहीं है वो हो गया वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। तो आपको दो टाइप के इन्वेस्टमेंट के अकाउंट आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। डिबेंचर और बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट हो गया फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो गया वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी पढ़ाने के लिए मैं हमेशा फिक्स्ड इनकम पहले पढ़ाता हूं फिर वेरिएबल इनकम पढ़ाता हूं, बट जब आप रिवीजन करो ना वेरिएबल इनकम को पहले रिवाइज करना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो बन के आते हैं वो वेरिएबल इनकम पर आता है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम। तो पहले मैं रिवीजन कराते समय आपके साथ वेरिएबल इनकम डिस्कस करूंगा, उसके क्वेश्चन हम करेंगे, फिर हम फिक्स्ड इनकम पर जाएंगे। तो मैं चलता हूं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज पर। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज पर यानी आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया है, उस इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो अब हम सीखने वाले हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, एग्जाम इंपॉर्टेंट फ्रॉम रियल लाइफ पर्सपेक्टिव। सबसे पहले अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दो साइड डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, जितना नंबर ऑफ शेयर्स आप होल्ड करते हो, कॉस्ट यानी जितने दाम में आपने खरीदा बेचा जो अमाउंट कॉलम है, एंड डिविडेंड कॉलम जो टाइम टू टाइम आपको सामने वाली कंपनी से मिलेगा। तो आपको दोनों साइड पे बनाने हैं डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट एंड डिविडेंड कॉलम। नंबर कॉलम में हम नंबर्स लिखेंगे जितना शेयर्स हम परचेज सेल कर रहे हैं, कॉस्ट कॉलम में हम अमाउंट लिखेंगे जितने में परचेज सेल हो रहा है, डिविडेंड कॉलम में हम डिविडेंड लिखेंगे जो हमको कंपनी से मिल रहा है। तो ये तीन कॉलम बनेगा, नंबर कॉलम, कॉस्ट कॉलम एंड डिविडेंड कॉलम। यहीं पर अगर फिक्स्ड इनकम आ जाएगा तो नंबर और कॉस्ट कॉलम सेम रहेगा, डिविडेंड की जगह वहां कॉलम आ जाएगा इंटरेस्ट कॉलम। तो सेम अकाउंट हम लोग फिक्स्ड इनकम में भी बनाएंगे, बस वहां डिविडेंड कॉलम की जगह इंटरेस्ट कॉलम आपको दिखाई देगा। अब ऐसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रेडी कर लिया, अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज सेल वगैरह किया है मुझे इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसकी अकाउंटिंग करनी होगी, और वही अकाउंटिंग करना हम इस पार्ट में सीखेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स की अकाउंटिंग करते हैं थ्रू आउट द पीरियड। सबसे पहले पहला केस, पहला स्टेप क्या होता है? सर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, आपने इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, हमने सीखा जो भी हम इन्वेस्टमेंट अक्वायर करेंगे उसको हम इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट में। कॉस्ट कैसे निकलता है? परचेज प्राइस प्लस जो खर्चा लगा परचेज करने के लिए। तो अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहे हो तो आप इनिशियली उसको रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट में, जर्नल एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये आप रिकॉर्ड करोगे कौन से अमाउंट पे? हमेशा कॉस्ट पे। मान लीजिए आपने परचेज किया, उसके ऊपर ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी लगा, तो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी, ये तीनों ऐड करके जो वैल्यू होगा उसकी आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब भी इक्विटी शेयर आप परचेज करोगे आप रिकॉग्नाइज करोगे उसका कॉस्ट पर। कॉस्ट होगा परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज, जो AS 13 हमें बता रहा था। जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको पूरा अच्छे तरीके से लेजर अकाउंट बना के दिखाता हूं। इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। मैं एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं ताकि मैं पूरी अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझा सकूं। एक हो गया डेबिट साइड, एक हो गया क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कॉस्ट,
डिविडेंड, और इधर डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर्स, कॉस्ट, डिविडेंड, ये बना लिया मैंने। अब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट वाला एसेट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर्स में जितना शेयर्स खरीदा, मान लो 1000 शेयर खरीदा, कॉस्ट में टोटल जितना आपका कॉस्ट लगा, तो मान लीजिए हमने 500 रुपए में शेयर खरीदा और 2 रुपया करके मेरा खर्चा अलग से लगा, तो 1000 शेयर्स इंटू 500 प्लस 2, 500 तो परचेज प्राइस और 2 रुपया मेरा लगा खर्चा इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए, तो 1000 इंटू 502 मेरा 5,02,000 कॉस्ट हो गया, जो मैं कॉस्ट कॉलम में लिख दूंगा। डिविडेंड का कोई माथापच्ची करना नहीं है, वो जब कंपनी डिक्लेयर करेगा हमको मिलेगा तभी लिखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया, मैंने एंट्री की इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना शेयर्स परचेज किया वो नंबर कॉलम में आ गया और उसका टोटल कॉस्ट आ गया कॉस्ट कॉलम में। तो पहला इवेंट परचेज किया मैंने इन्वेस्टमेंट, उसकी मैंने अकाउंटिंग कर ली। अब जब भी आप एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हो, इक्विटी शेयर्स परचेज करते हो, एक्वायर करते हो, कंपनी आपको कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स देती है। जैसे कंपनी आपको डिविडेंड देती है आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट, कंपनी आपको समय समय पर बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी आपको राइट इंटाइटलमेंट या राइट शेयर्स का इशू दे सकती है, ऑफर दे सकती है। तो ये जो डिविडेंड आपको इक्विटी पे मिलता है, बोनस जो आपको इक्विटी में मिलता है, राइट जो आपको इक्विटी में मिलता है, इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? सबसे पहले बात किया गया डिविडेंड जो आपको रिसीव हो रहा है। नॉर्मली जब डिविडेंड रिसीव होता है किसी शेयर्स पर, तो वो डिविडेंड हमारे लिए इनकम है। हम जर्नल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और ये डिविडेंड इनकम ईयर एंड पे पीएल में चला जाएगा, क्योंकि ये इनकम है, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो अगर मुझे कोई डिविडेंड मिलता है तो मैं उसकी ऐसे ही अकाउंटिंग करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। मान लीजिए इन 1000 शेयर्स पर मुझे 5 रुपए करके डिविडेंड मिला, 5 रुपए करके डिविडेंड मिला, तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 5000, मैं लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बाई बैंक अकाउंट, मुझे कितने रुपए का डिविडेंड मिला? 5000, तो 1000 इंटू 5, ये डिविडेंड कॉलम इज नथिंग बट अ डिविडेंड अकाउंट। तो मैंने डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, तो बाई बैंक अकाउंट 5000 रुपए मुझे डिविडेंड मिला। अब मान लो पूरे साल भर में इतना ही डिविडेंड मिला, तो ईयर एंड पे जब मैं लेजर बंद करूंगा तो इस डिविडेंड का अमाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा पीएल में, इस डिविडेंड का अमाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा पीएल में, जर्नल एंट्री हो जाएगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल, और ईयर एंड पे ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जब डिविडेंड रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और ईयर एंड पे ये डिविडेंड का अमाउंट पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल। ये सिंपल अकाउंटिंग हम लोग इस लेजर में करेंगे जब आपको डिविडेंड रिसीव होगा। बट ये है आम जिंदगी, ये नॉर्मल डिविडेंड की अकाउंटिंग, जिसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया गया डिविडेंड भी बोलते हैं। मैंने कंपनी का शेयर्स खरीदा, कंपनी ने उसके बाद धंधा करके प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से मुझे डिविडेंड दिया, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हम लोग इनकम बोल के पीएल में ले जाते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है जो हमें सीखना पड़ेगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या एक्सेप्शन है? बोला गया जब भी आप डिविडेंड रिसीव करोगे, आपको सबसे पहले डिविडेंड को क्लासिफाई करना होगा इनटू प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सर क्या होता है प्री एक्विजिशन, क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन? आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा, अगर उस दिन के पहले के प्रॉफिट से, उस दिन के पहले के प्रॉफिट से कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये नहीं होता है जिस दिन शेयर खरीदा उससे पहले जो डिविडेंड मिला रहे, उससे पहले तो डिविडेंड आपको मिलेगा ही नहीं, शेयर्स खरीदने के बाद तो डिविडेंड मिलेगा। आपने जिस दिन शेयर्स खरीदा उस दिन के पहले के प्रॉफिट से अगर आपको कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और उसके बाद के प्रॉफिट से अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सर एक बार वापस समझाओ ना, नहीं समझ में आया, समझना ध्यान से। डिविडेंड, मान लीजिए ये अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2025-26, 2025-26 का मैं टाइमलाइन बनाता हूं। ये मान लो ये टाइमलाइन है 1/4/2025, 31 मार्च 2026। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा 1/5/2025 को, RIL का शेयर्स परचेस्ड, ठीक है, मैंने खरीद लिया 1/5 को। अब 1 जून को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर रही है।
कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, पे कर रही है। ये 1 जून को जो डिविडेंड मिल रहा है, मैं पूछ रहा हूं कंपनी से, ये जो डिविडेंड दिया ये किस प्रॉफिट से दिया? डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये कौन सा प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है? कंपनी ने बोला ये डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2024-25। ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2024-25। लास्ट ईयर में जो हमने प्रॉफिट कमाया था ना, उसमें से कुछ अब हम अभी आपको बांट रहे हैं। कंपनी बताता है ये कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है। तो कंपनी बोल रही है दिस इज डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 24-25। मैं बोला यार ये तो लॉटरी लग गई। मैंने शेयर खरीदा इस साल 25-26 में, और कंपनी मेरे को डिविडेंड दे रही है जो लास्ट ईयर कमाई की थी उसका। ये जो लॉटरी आपकी लग रही है, शेयर्स इस साल खरीदा, डिविडेंड पुराने प्रॉफिट से मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब मान लो कंपनी ने एक और डिविडेंड दिया 1 फरवरी 2026 को। ये डिविडेंड सर कहां से दिया कंपनी ने? कंपनी बोल रही है इस साल के पहले 3 क्वार्टर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा प्रॉफिट, तो हम कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड और देना चाहते हैं आपको। वो मेरे को 1/2/2026 को दिया। ये 1/2/2026 को जो डिविडेंड दिया किस प्रॉफिट से दिया? सर ये करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया। अब करंट ईयर का प्रॉफिट तो हम जब आए उसके बाद ही कंपनी ने कमाया है। सर नहीं, थोड़ा पहले भी कमा लिया। इतना अलग करना पॉसिबल नहीं होता फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर। होल्डिंग होता तो अलग अलग कर लेता, मैं नॉर्मल इन्वेस्टर हूं, इतना अलग करना पॉसिबल नहीं है। मैंने शेयर खरीदा, उस साल के या उसके बाद के साल के प्रॉफिट से अगर डिविडेंड मेरे को आगे मिलता है तो वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है। तो ये जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है करंट ईयर के प्रॉफिट से, मुझे मैंने इस साल शेयर खरीदा और इस साल के प्रॉफिट से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। तो 2025-26 में शेयर खरीदा, मेरे को 2024-25 के प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है, प्री एक्विजिशन। मैंने 25-26 में शेयर खरीदा, 25-26 या उसके बाद मेरे को प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है उन सालों के प्रॉफिट से, पोस्ट एक्विजिशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपको डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिल रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर, हमारे आने से पहले के कमाई हुआ प्रॉफिट है, ये आप ट्रीट करोगे एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ये जो आपको पैसा मिल रहा है ना, ये जो आपको डिविडेंड मिल रहा है ना, ये डिविडेंड एक्चुअली आपके आने के बाद कंपनी ने कमाया नहीं है, ये कंपनी की पुरानी पूंजी से आपको पैसा मिल रहा है। तो आप इसको इनकम बोल के मत रखिए, मत लिखिए। जो आपने कॉस्ट पे किया था ना शेयर खर्चा, शेयर खरीदने के लिए, उसी का रिकवरी मानिए। इसको ट्रीट कीजिए एज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैं इसको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड एंड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बोल के अकाउंट फॉर करूंगा। मैं अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करूंगा क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ पैसा मेरे को कंपनी से वापस रिकवर हो गया जो मैंने पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको मैं रिड्यूस करूंगा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से। बट अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर, जो प्रॉफिट कंपनी ने एक्विजिशन के बाद कमाया है, दिस इज एन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर टू पीएल। ये मेरा नॉर्मल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है एंड ये पीएल में जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो सर जब हमें कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा ये डिविडेंड किस साल के प्रॉफिट से है। बिल्कुल, अगर आपने शेयर खरीदा उससे पहले के प्रॉफिट से डिविडेंड मिला तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट की तरह ट्रीट करो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करो। अगर आपने जिस दिन शेयर खरीदा उसके बाद कमाए हुए प्रॉफिट से मिला तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होगा, नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होगा। तो सर यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम क्या अलग करें, हम क्या अलग करें? अगर आपको डिविडेंड मिला है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से तो आप उसको इनकम बोल के डिविडेंड कॉलम में दिखाओगे। बट अगर आपको डिविडेंड मिला है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करनी है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट कॉलम में दिखाओगे इंस्टेड ऑफ डिविडेंड कॉलम। मान लो 2000 का डिविडेंड मिला लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, तो मैं 2000 यहां कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट करूंगा क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करनी है। जर्नल एंट्री बोलूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करनी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने कॉस्ट कॉलम में कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट और बाई बैंक अकाउंट लिख दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया।
तो अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो मैं कॉस्ट कॉलम में दिखाऊंगा, क्रेडिट साइड में वो मेरे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करेगा। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो मैं उसको दिखाऊंगा डिविडेंड कॉलम में, जो मेरा इनकम है और जो ईयर एंड पे मैं पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा, पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो सबसे पहला आता है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करने के बाद डिविडेंड मिलता है, हमें उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन विल बी ट्रीटेड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, पोस्ट एक्विजिशन ट्रीटेड एज एन इनकम। बोल बच्चे मेरी इतनी बात क्लियर है? तो मैंने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नंबर्स कॉलम में नंबर, कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट दिखा दिया। फिर मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ तो मैंने देखा ये प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन है तो क्रेडिट साइड ऑफ कॉस्ट कॉलम, पोस्ट एक्विजिशन है तो क्रेडिट साइड वाला डिविडेंड कॉलम में मैंने वो डिविडेंड दिखा दिया। और अगर पोस्ट एक्विजिशन है तो ईयर एंड पे वो डिविडेंड कॉलम का जो भी बैलेंस होगा वो मैं पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। बोल मेरे बच्चे यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। तो पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हो तो वो डिविडेंड रिसीव। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है, हो सकता है कंपनी आपको बोनस शेयर इशू करे, बोनस शेयर्स इशू करे। बोनस शेयर क्या होता है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अगर आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपने एग्जिस्टिंगली शेयर्स खरीद रखा है, उनको फ्री में शेयर्स इशू करती है, फ्री में शेयर्स इशू करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स क्या होता है? शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो कंपनी बिना पैसा लिए आपको और नया शेयर इशू कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर फिक्स्ड प्रपोर्शन में सारे शेयर होल्डर्स को मिलता है। जैसे कंपनी अनाउंस कर सकती है हम बोनस देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2। अगर कंपनी बोलती है हम बोनस देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 1:2 को हम पढ़ते हैं 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो अगर मेरे पास 2 शेयर है तो मेरे को कंपनी से 1 शेयर फ्री में मिलेगा। अगर मेरे पास 400 शेयर है तो 400 इंटू 1/2, 200 शेयर मेरे को कंपनी से फ्री में मिलेगा। तो फॉर एवरी 2 शेयर्स विच आई एम होल्डिंग, मेरे को 1 शेयर कंपनी फ्री में देगी, 1 शेयर कंपनी फ्री में देगी। तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंपनी अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स बांटती है, जिसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स, जिसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। अगर शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो शेयर होल्डर के पास नया शेयर्स आ रहा है, नया शेयर्स, बट विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक भी रुपया उसको खर्चा नहीं करना, उसके पास नया शेयर आ रहा है। अगर नया शेयर आ रहा है तो मेरे को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना पड़ेगा, बट उसका कॉस्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको 0 रुपया दिया है, मैंने उसको कोई पेमेंट नहीं किया है। तो फॉर अ शेयर होल्डर बोनस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बिना किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के मेरा नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुआ। In investment account, the number of bonus shares received is shown under numbers column on the debit side. Debit side में मैं अपने numbers column में वो बोनस शेयर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने हैं, तो डेबिट साइड में मैं बोनस शेयर जितना मिला वो दिखाऊंगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कंपनी का 1000 शेयर है, कंपनी ने बोनस अनाउंस किया और मुझे बोनस बोला कंपनी देगी बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। 1:4 को कैसे पढ़ेंगे? 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो मेरे को 1000 शेयर पे इंटू 1/4 250 शेयर्स बोनस मिलेंगे, 250 नए शेयर मिलेंगे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। मैं क्या करूंगा, जिस दिन मेरे को बोनस शेयर्स मिला मैं यहां पे लिखूंगा डेबिट साइड में बोनस एंड नंबर ऑफ शेयर्स में 250 शेयर्स ऐड कर लूंगा, जिसका कॉस्ट होगा 0 बिकॉज नो इन्वेस्टमेंट इज डन। मैं कोई रुपया नहीं दे रहा हूं, कंपनी मेरे को फ्री में 250 शेयर्स दे रही है, तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ के हो जाएगा 1250 एंड द कॉस्ट विल रिमेन सेम 5,02,000 बिकॉज आई हैव नॉट मेड एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फ्री में मेरे को शेयर्स मिल रहा है तो मेरे को इसी तरीके से उसकी अकाउंटिंग करनी है। मैं डेबिट साइड में बोनस शेयर्स लिख के नंबर कॉलम में वो नंबर ऑफ शेयर्स लिख दूंगा जो मेरे को कंपनी से फ्री में मिला है। क्योंकि कॉस्ट 0 है तो कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नंबर कॉलम में 250 शेयर्स दिखाई देगा, 250 शेयर्स दिखाई देगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहां तक तो बात नॉर्मल थी, अब जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात? नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मान लो इसके बाद जाकर शेयर होल्डर कुछ अपने शेयर्स बेचता है। अगर शेयर होल्डर शेयर्स बेचता है अपने, तो हम लोग उसका सेलिंग प्राइस कैरिंग अमाउंट कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा फीफो यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा बोनस वगैरह का चक्कर हो, हम लोग जब भी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, हम हमेशा वेटेड एवरेज लेंगे। वेटेड एवरेज क्वेश्चन आपको बोलेगा कंपनी ने बोनस शेयर्स बेच दिया, बोनस शेयर बेच दिया 200 रुपए में, तो खुश मत होना कि 0 पे मिला था 200 में बेच दिया तो 200 मेरा प्रॉफिट हो गया। नहीं, आपको भले ही कोई भी कुछ भी बोल दे कि बोनस शेयर बेचा, आप उसका कॉस्ट कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग वेटेड एवरेज टेक्निक। यानी मैं बोलूंगा 5,02,000 रुपया वाज द कॉस्ट फॉर 1000 शेयर, उस पे मेरे को 250 नए शेयर्स मिले, तो मेरा कॉस्ट पर शेयर हो जाएगा, कॉस्ट पर शेयर 5,02,000 डिवाइडेड बाई 1250। एक बार ना वो डिविडेंड विविडेंड इग्नोर करना, प्री एक्विजिशन वगैरह, वो मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, अभी तक वो नहीं ला रहा हूं, ये सिर्फ बोनस का बात बोल रहा हूं। तो 5,02,000 टोटल कॉस्ट है, मेरे पास 1,250 शेयर है, तो मेरा कॉस्ट पर शेयर जब भी कैलकुलेट करोगे इसी वेटेड एवरेज टेक्निक से करोगे, वेटेड एवरेज टेक्निक से। प्लीज बोनस शेयर का कॉस्ट 0 मत लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों 0 लेना गलत हो जाएगा? क्योंकि 0 ले लोगे तो आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाई देगा, बट फिर जब आप अपने मेन शेयर्स बेचोगे तब बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बोनस शेयर के बाद मार्केट में प्राइस करेक्शन होता है और मार्केट प्राइस गिर जाता है प्रोपोर्शनेटली। तो आज बोनस पे तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बट जब फ्यूचर में मेन शेयर्स बेचोगे तो आपको नुकसान दिखाई देगा। वो ना हो इसीलिए बोला जब भी आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, कैरिंग अमाउंट निकालते समय हमेशा वेटेड एवरेज यूज करना, वेटेड एवरेज यूज करना। तो बोला गया when such bonus shares or original shares are sold, मैं जब इसके बाद शेयर्स बेचता हूं, cost per share shall be determined using weighted average method, cost per share shall be determined using weighted average method। तो इसके बाद अगर मैं शेयर्स बेचता हूं तो वो शेयर का कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट हमेशा वेटेड एवरेज मेथड से निकलेगा। मैं फीफो या मैं 0 कॉस्ट नहीं लूंगा बोनस शेयर का, मुझे वेटेड एवरेज टेक्निक से कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोनस शेयर जब मिलेगा करना क्या है? कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दीजिए, कॉस्ट 0। इसके बाद अगर आगे शेयर्स बेचते हो तो जब कॉस्ट निकालोगे उसका तो वेटेड एवरेज यूज करना, प्लीज बोनस का कॉस्ट 0 मत लेना, प्लीज बोनस का कॉस्ट 0 मत लेना। ये मेरा दूसरा बेनिफिट जो मेरे को शेयर्स पर मिलता है, जिसको मैं बोलता हूं बोनस शेयर्स, मेरे को मिला कंपनी से। तो पहला मेरे को कंपनी से टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड दो टाइप का, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन इज एडजस्टेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोस्ट एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज इनकम एंड ट्रांसफर टू पीएल। अगर मेरे को बोनस शेयर मिलता है तो बोनस शेयर फ्री में मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा बट कॉस्ट 0 रहेगा। अगर मैं आगे जाके शेयर्स बेचता हूं तो मैं वेटेड एवरेज टेक्निक से कॉस्ट कैलकुलेट करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करूंगा। बोल बच्चा, क्या तेरे को इतना बात एकदम क्लियर है? बोल बच्चा, क्या तेरे को इतना बात एकदम क्लियर है? यहां पर अगर मेरे को एक छोटा सा नोट लिखना पड़े तो मैं इतनी सी बात नोट कर सकता हूं। क्या नोट कर सकता हूं? नोट, आपको जो बोनस रेशियो दिया हुआ रहता है, बोनस रेशियो, मान लीजिए बोनस रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 बोनस शेयर्स, 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। अगर मेरे पास 3 शेयर है तो मेरे को 2 शेयर का बोनस मिलेगा। मेरे पास 30 शेयर है तो 30 इंटू 2/3, 20 शेयर का बोनस मिलेगा, एंड सो ऑन। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर है क्या? बिल्कुल अंकित, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अगर कंपनी पुराने सालों में प्रॉफिट कमा रही है तो शेयर का वैल्यू बढ़ा हुआ रहेगा, मैंने उसी दाम पर शेयर खरीदा था। अगर उस प्रॉफिट से कुछ पैसा मिल रहा है तो दिस इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो शेयर भी मैंने ज्यादा दाम पर रिकॉर्ड कर रखा था जब खरीदा था। डन छे? बोलो, क्या मैं आज आगे चलूं कि यहीं पर छोड़ दूं? आगे चलूं कि यहां पर मैं छोड़ दूं? क्योंकि फर्स्ट डे है, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, हमने ओरिएंटेशन पर भी चर्चा की, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने गुरु ज्ञान पर भी चर्चा की, पेपर पैटर्न, तो मैंने इतना सारा आपको भी पढ़ाया। अगर आपको लगता है आप आगे ले सकते हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, अगर आपको लगता है नहीं सर अभी के लिए इतना ही छोड़ दो तो मैं यहां पे उसको छोड़ सकता हूं।
सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा अंकित वेट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो कंप्रिहेंसिव आते हैं, बोनस भी रहता है, डिविडेंड भी रहता है, राइट भी रहता है, सब कुछ रहता है, इसीलिए थोड़ा एक बार पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन में जा पाऊंगा। ओके, बच्चे बोल रहे क्वेश्चन करते हैं, तो क्या मैं एक एग्जाम्पल खुद से ही बना दूं क्या? सभी बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन करवा दो, क्योंकि सब में राइट शेयर है ना, तो मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा, वो राइट का समझाने के बाद ही मैं क्वेश्चन में जा सकता हूं। बट अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। नहीं नहीं चेतन, राइट से भी नहीं होगा, फिर शेयर सेल होगा तो मुझे सेल वाला बात भी करना है, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। मतलब मैं अभी पढ़ाना शुरू करूंगा तो मुझे आधी घंटा तक अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ अभी तक की बात पर जितना सिखाया है, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल आ जाओ। कौन है कौन है कौन है? चेतन, हमारा चिंतामणि चेतन। चेतन हैज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन चेतना लिमिटेड। चेतन बोला मुझे चेतना बहुत पसंद है, तो मैं चेतना लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। अरे तुम लोग बुरा तो नहीं मानता है ना? देखो मेरा थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ाने का तरीका है। हाँ, लाइव ऑनलाइन में उतनी ज्यादा हम लोग हंसी मजाक नहीं कर पाते, क्योंकि मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ, फील नहीं कर पा रहा हूँ आप बदमाशी क्या कर रहे हो अपने मन में। बट तो भी कुछ एग्जाम्पल्स मेरे रहते हैं थोड़े से मजाकिया वाले, तो उसको थोड़ा लाइटली लेने का, ठीक है? चेतन हैज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन चेतना लिमिटेड ड्यूरिंग 2025-26। मतेंद्र इधर आओ। ड्यूरिंग 25-26, मुझे चाबी देकर चले जाओ। कुछ नहीं लगेगा, मेरे को अभी 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है? हाँ 10 मिनट लगेगा, ठीक। सबसे पहले 1/4/2025 ओपनिंग बैलेंस 500 शेयर्स, कॉस्ट है मान लो 1,10,000। फिर चेतन ने 1 जून 2025 को परचेज किया 300 शेयर्स ₹60,000 पर परचेज किया, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ? कंपनी यानी चेतना लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड at the rate of 20% on its equity shares out of profits। छोड़ देता हूं, बस 10 मिनट चलते हैं। हाँ, out of profits for 2024-25 फेस वैल्यू 10 रुपीज। जब भी डिविडेंड हम कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड आपको परसेंटेज फॉर्म में दे देता है, जिसको हम रेट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा अप्लाई होता है फेस वैल्यू पे, कभी भी कॉस्ट पे अप्लाई नहीं होगा, फेस वैल्यू पर अप्लाई होगा। तो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये हमको मिला, ठीक है? एंड चेतन रिसीव्ड सच डिविडेंड ऑन 1825 चेतन को रिसीव हुआ। ऑन 1/10/25 चेतना लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू in 1:3 ratio, 1:4 ratio, in 1:4 ratio, ठीक है? आगे चेतन सोल्ड 400 shares on 1/2/2026 at the rate of rupees 240 each, at the rate of rupees 240 each. Prepare investment account.
प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में? इन्वेस्टमेंट तो चेतन कर रहा है ना, चेतना में। चेतन चेतना को दे रहा है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट इन बुक्स ऑफ चेतन, इन बुक्स ऑफ चेतन। हम लोग इन्वेस्टमेंट जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से बात करते हैं। तो चेतन यहां पे इन्वेस्टर है, चेतन को पसंद है चेतना, तो चेतन अपने बुक्स में चेतना अकाउंट बनाएगा। सर ये आप क्या सब बोल रहे हो? अरे यही तो लेन देन का बात हम करते रहते हैं। तो इन दी बुक्स ऑफ चेतन, चलिए शुरू करते हैं। इन दी बुक्स ऑफ चेतन, आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 1 मिनट में लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट, हो जाए तो मुझे बोलिएगा। लिख लिया। अब बुक्स ऑफ चेतन में हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ चेतना लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ चेतना लिमिटेड। सर हमने तो अभी तक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखा ही नहीं। अरे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का वही अकाउंटिंग होता है जो पहले सिखाया था। बोलो क्या? कैरिंग अमाउंट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो पीएल में चला जाएगा, तो सेम काम करना होता है। सर आपने बताया नहीं कौन सा मेथड यूज करना है। जब कुछ नहीं बताए तो कॉस्ट निकालोगे कौन से मेथड से? सर वेटेड एवरेज मेथड से। तो जब मैं कुछ ना बोलूं तो वेटेड एवरेज। नॉर्मली बोनस वगैरह के केस में वेटेड एवरेज ही बेटर रहता है, वो सही पर्सपेक्टिव देता है प्रॉफिट और लॉस का। अब मैंने इन्वेस्टमेंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1425 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास साल के शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो मैंने पुराने सालों में खरीद रखे हैं। चेतना मेरा नया प्यार नहीं है, मतलब चेतन का नया प्यार नहीं है, उसको पहले से पसंद है कंपनी। तो चेतन ने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है चेतना लिमिटेड में। 500 शेयर 1,10,000। ये मैंने जो ओपनिंग बैलेंस होल्ड कर रखा है 500 शेयर 1,10,000 रुपए में। फिर मैंने 16 को और शेयर्स खरीदे, तो 16 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स? 300 शेयर्स। कितने रुपए में? 60,000। ये शेयर शेयर बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया। आप 500 300 नंबर लिखे, चलो मैं मिटा देता हूं। ये मैंने शेयर्स खरीदे, ओपनिंग बैलेंस आ गया और मैंने फिर 300 शेयर्स खरीदा। इसके बाद मुझे डिविडेंड मिला। कितना डिविडेंड मिला? सर मुझे डिविडेंड मिला 2 रुपीज पर शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपया, उस पर 20%, 2 रुपया पर शेयर। यानी मुझे डिविडेंड मिलेगा 800 शेयर्स पे 2 रुपीज, 1600 रुपीज का मुझे डिविडेंड मिलेगा। मेरे पास 800 शेयर है, कंपनी हर शेयर पे 2 रुपया का डिविडेंड दे रही है, 10 रुपए पे 20%, 2 रुपए का, तो मुझे 1600 का डिविडेंड मिलेगा। अब ध्यान से, ये डिविडेंड मुझे पहले देखना पड़ेगा, ये डिविडेंड प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन। ये डिविडेंड कंपनी दे रही है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 2024-25, यानी लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। सुनना ध्यान से बात, ये जो 500 शेयर है ना, 500 शेयर जो मेरे पास पहले से पड़े थे, पुराने सालों से पड़े थे, उन पर ये जो डिविडेंड मिल रहा है, ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। शेयर्स मैंने पहले से खरीद रखा है, मुझे अब डिविडेंड मिल रहा है। बट ये जो 300 शेयर मैंने इस साल खरीदे हैं ना, वो 300 शेयर जो मैंने इस साल खरीदे हैं, उस पर अगर मुझे लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो मैं अगर वर्किंग नोट बनाऊं, वर्किंग नोट नंबर 1 डिविडेंड, पहले टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ? 800 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 10 रुपया इंटू 20%, 1600। अब आउट ऑफ दिस डिविडेंड ऑन 500 शेयर्स जो मैंने पहले से खरीद रखा है, हेल्ड एज ओपनिंग बैलेंस,
is post acquisition dividend, post acquisition dividend, and it shall be post acquisition dividend. ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो गया मेरा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो इनकम बोल के मैं रिकॉर्ड करूंगा 500 शेयर्स इंटू ₹10 इंटू 20%, 1000 रुपया. Dividend received on 300 shares purchased in current year is pre-acquisition dividend. मैंने शेयर इस साल खरीदा, डिविडेंड मेरे को लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो मैं कॉस्ट से एडजस्ट करूंगा 300 शेयर्स इंटू ₹10 इंटू 20%, 600 रुपए, 600 रुपए. तो जो डिविडेंड मुझे मिला है पुराने शेयर्स पे वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड पीएल में इनकम बोल के जाएगा. जो मुझे इस साल वाले शेयर्स खरीदने पर मिला है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है. ये आपको नोट में दिखाना पड़ेगा कि भैया जो 1600 का डिविडेंड है उसमें कितना प्री एक्विजिशन कितना पोस्ट एक्विजिशन. प्री एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीएल में जाएगा. क्लियर? तो मैं यहां दिखा रहा हूं कब मिला ये डिविडेंड, 1 अगस्त को. तो 1 अगस्त बाई बैंक मुझे पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. जो 600 रुपए का डिविडेंड है 300 शेयर पे वो हो जाएगा कॉस्ट से एडजस्ट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड. और जो 1000 रुपए का डिविडेंड है जो 500 शेयर्स पे मिला है वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा. तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट से एडजस्ट होगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इनकम बोल के चला जाएगा डिविडेंड कॉलम में. अभी पीएल में नहीं डालेंगे, पीएल में ईयर एंड पे डालेंगे. अभी सिर्फ डिविडेंड रिसीव हुआ है 1600 का, 600 प्री एक्विजिशन, 1000 पोस्ट एक्विजिशन. मेरे को बोल बच्चे, क्या ये बात समझ में आई? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर को बोनस इश्यू हुआ, 1 फॉर एवरी 4 शेयर. 1 अक्टूबर बोनस. मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 800. उस पर मेरे को 1/4 बोनस मिला, तो 200 शेयर बोनस के मिले, 200 शेयर बोनस के. इसका कॉस्ट क्या है? 0. 200 शेयर बोनस के मिले जिसका कॉस्ट क्या है? 0. 0 में मेरे को मिल गया शेयर्स. तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बोनस लिख के लिख देना है. सर 2 बोनस नहीं लिखेंगे, नहीं, ये कोई एंट्री नहीं हो रही है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट, मैंने 1/2/2026 को कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा. इन्वेस्टमेंट बेचा तो बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बाई बैंक अकाउंट. कितना शेयर्स बेचा? 400 शेयर्स. कितने में? 240 में. तो 400 इंटू 240, 96,000. मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा, 400 शेयर बेचा 240 में, तो 96,000 मेरे घर पे आए. कोई खर्चा वर्चा लगा नहीं तो मैं उसको माइनस नहीं कर रहा हूं, लगता तो मैं माइनस कर देता. 400 शेयर 96,000 में मैंने बेचा. अब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा. तो लास्ट काम, वर्किंग नोट 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले सेलिंग प्राइस 96,000. अब लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ 400 शेयर्स. उन 400 शेयर्स का मेरे बुक में क्या वैल्यू है, ये मैं निकालूंगा यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड. जब कुछ नहीं बोलेगा हम वेटेड एवरेज ही यूज करेंगे, यूजिंग वेटेड एवरेज. कैसे निकालूंगा वेटेड एवरेज में? सर आ जाइए, टोटल कॉस्ट लीजिए, 1,10,000, 60,000. ये कॉस्ट कॉलम में 1,10,000, 60,000. क्या कुछ रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी था? यस सर, 600 रुपया रिकवरी ऑफ कॉस्ट था. तो 600 रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो इसको माइनस करो. याद रख के ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस, डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स कितने, 500 प्लस 300 प्लस 200, 1000 शेयर्स है, इनटू अभी कितना बेचा? 400 शेयर, इनटू 400 शेयर. 1,10,000 प्लस 60,000 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 1000 शेयर्स. तो मेरा पर शेयर का कॉस्ट आ गया 169.4. पर शेयर का कॉस्ट 169.4 इंटू 400 शेयर्स, इंटू 400 शेयर्स. ये वैल्यू हमेशा लिख लेना चाहिए, काम आता है बाद में. तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट मैंने ज्यादा दाम में बेचा तो प्रॉफिट आ गया 96,000 माइनस 67,760, 28,240.
मेरा प्रॉफिट आ गया 28,240। ये कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कॉस्ट था 1,10,000, 500 शेयर का, 300 शेयर का 60,000, 600 रुपए का रिकवरी हो गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स इनटू 400 शेयर्स। सर वो 200 शेयर का कॉस्ट, 200 बोनस था, उसका कॉस्ट 0 था, तो उसका कॉस्ट नहीं आया। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा, पीएल में क्रेडिट होगा, पीएल में क्रेडिट होगा, तो मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना होगा, डबल एंट्री। तो यहां पे मैं दिखाऊंगा 1,226 टू पीएल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट बेच के 28,240। इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ 28,240। ये इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होता है, तो मुझे यहां डेबिट साइड में दिखाना होगा, डबल एंट्री कंप्लीट होगी, डबल एंट्री कंप्लीट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो उसका कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करोगे, आप चेक कर लो। कोई बात दिक्कत दे रही है तो बताओ, नहीं तो मैं क्वेश्चन को बंद करूंगा। हो गया सारा काम। अब क्वेश्चन को बंद करूं, ईयर एंड आ गया, तो बाई बैलेंस सीडी, मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। मेरे पास 1000 शेयर्स थे, 1000 में मैंने 400 बेच दिए, तो 600 शेयर मेरे पास है। कॉस्ट कॉलम को बैलेंस कर लेता हूं, क्योंकि कोई फेयर मार्केट वैल्यू दिया नहीं है, तो मैं सीधा कॉस्ट कॉलम को बैलेंस कर लेता हूं और कॉस्ट निकाल लेता हूं। 101640, 101640 मेरा कॉस्ट कॉलम का बैलेंस। अगर जादू देखना है तो बताओ 101640 ये कितने का कॉस्ट है। सर ये कॉस्ट है 600 शेयर्स का, तो 101640 बाई 600, अगर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 169.4, जो यहां नीचे भी आ रहा था 169.4। तो अगर आप कॉस्ट को रिकंसाइल करना चाहते हो तो देख लो आपका कॉस्ट पर शेयर क्या है, 169.4, और यहां पर भी आपको 169.4 दिखाई देगा जब आप डिवाइड करोगे 1,01,640 600 से। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, 600 शेयर, 101640 का वैल्यू। अब डिविडेंड कॉलम को बैलेंस करता हूं, और डिविडेंड कॉलम का जो भी बैलेंस है वो इनकम बोल के पीएल में चला जाएगा। ये डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये ईयर एंड पे मैं पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा, तो पीएल में चला जाएगा 1000। ये ईयर एंड पे करते हैं, बार बार नहीं करते, सीधा ईयर एंड पे एक बार में पीएल में डाल देते हैं। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, परचेज हो गया, डिविडेंड हो गया, प्री पोस्ट, बोनस रिसीव हुआ, मैंने बेच दिया, और ईयर एंड पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस। आराम से चेक कर लीजिए। सर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू देता इन्वेस्टमेंट का 175, मेरा कॉस्ट है 169, फेयर मार्केट वैल्यू 175, कुछ नहीं करता मैं। मान लो फेयर मार्केट वैल्यू देता 165, तो मैं बोलता करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, मान लेता करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोलता तो 169.4 कॉस्ट है, 165 फेयर वैल्यू है, तो 165 पे वैल्यू होगा, और जो डिफरेंस रहेगा इस कॉलम में वो पीएल में चला जाएगा, पीएल में। तो मेरा कॉस्ट 169.4, मेरा फेयर मार्केट वैल्यू 165, तो जो डिफरेंस है वो पीएल में जाएगा, ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा 165, तो मैं इस अमाउंट को लिखता 600 इंटू 165, और जो भी डिफरेंस होता वो पीएल में ट्रांसफर कर देता, बाई पीएल करके वो लॉस पीएल में चला जाता। कल जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे हर एक चीज आपको वहां पर दिखाई देगी। अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया ताकि मैं डिविडेंड, बोनस, ये सब आपको अकाउंटिंग समझा सकूं। बोल क्लियर है बच्चे? अगर क्लियर है तो हम आज का डिस्कशन यहीं तक रोकेंगे, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर हम इस चैप्टर को धीरे धीरे तरफ कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। कल तो कंप्लीट नहीं होगा, कल हो जाएगा, फिर परसों ये कंप्लीट होके हम नया चैप्टर चालू करेंगे। अंकित ये लर्न करने से नहीं होगा। सबसे पहले देखो डिविडेंड किस पीरियड का है, डिविडेंड है लास्ट ईयर का। अब देखो शेयर्स कब खरीदा, शेयर्स अगर पहले से खरीदा हुआ था तो उसका डिविडेंड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन है, क्योंकि शेयर पहले खरीद लिया था, अब डिविडेंड मिल रहा है पोस्ट एक्विजिशन। अगर शेयर इस साल खरीदा, डिविडेंड लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो प्री एक्विजिशन। तो अंकित आप उल्टा बोल रहे हो, ओपनिंग बैलेंस पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो पोस्ट एक्विजिशन, इस साल वाले पे जो मिल रहा है वो प्री एक्विजिशन।
डन। आई होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट्स, यू एंजॉयड द क्वेश्चंस। कल से हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज का पहला कुछ पार्ट हमने डिस्कशन पे दिया था, तो कल से और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। एंड आई एम श्योर यू विल लव द कॉन्सेप्ट्स, एंड द कॉन्सेप्ट्स विल ऑलवेज बी इन योर माइंड आफ्टर दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं, सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेस।